ओके, अच्छा इस टॉपिक को ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी से करते से बस खत्म। क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ आ गया और बस ज़्यादा ही है, डायग्राम ही आपके पास चेंज होगी। और डायग्राम चेंज होने के साथ आपके पास बस थीम वही होगी क्वेश्चन की, बट डायग्राम्स चेंज होगी, बस सिंपल यही कॉन्सेप्ट होगा। अब जिस तरह से कुछ जर्नल क्वेश्चन है आपके पास, जिस तरह क्वेश्चन 7 है, और क्वेश्चन 7 में आपने बताया आंसर डी होगा। अब इन्होंने पूछा कि गुड स्टेबिलिटी के लिए आपके पास सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए। तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि जितना आपके पास लो हो सकता है उतना आपने लो रखना होता है। हमने फार्मूला 1 कार की एग्जांपल डिस्कस की थी, तो वो सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है हमारे पास कंपेयर करने के लिए। तो 7 वाले में हमारे पास आंसर होगा डी। जितना लो हो सकता है उतनी आपके पास स्टेबल होगी कार। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके पास है, 9 भी आपके पास स्टेबिलिटी का है, दोनों आप देख लो, दोनों के आंसर्स बता दो। अब 8 में आपसे कहा है कि आपने एक पॉट को जो है वो सर ए। 8 में आपने कहा ए होगा। अच्छा, इसमें आपने बताने कौन से दो फीचर्स आप कंसिडर करोगे उसे स्टेबल बनाने के लिए, ऑप्शंस डिफरेंट दिए। अब एक आंसर बताया एरिया और हाइट, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी वाला, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ही नहीं है, सिंपल कैंसिल आउट करोगे, डेंसिटी हमने पढ़ा ही नहीं है। और वेट का भी कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं था, सेंटर ऑफ मास का फैक्टर इन्वॉल्व था। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ए। सही है ए। और 9 का भी आपने कहा ए होगा। ओनली इट्स बेस एरिया एंड लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है, क्योंकि वेट और सिर्फ लोकेशन या सिर्फ वेट आपके पास काफी नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, इसमें इतने ज्यादा टिपिकल नहीं है। सर सी। लीस्ट स्टेबल। लीस्ट टेबल ए है सर। ठीक है, लीस्ट स्टेबल आपके पास ए होगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम ज्यादातर स्टेबल को ही कंसिडर कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार वो लीस्ट का भी पूछ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हम बाकी देखते हैं अब इसमें और क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये वो आपके पास वो कल वाला पार्ट है जब आपसे कहा था कि अगर कोई अनस्टेबल ऑब्जेक्ट की आपने सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना हो, तो ये उसका मेथड होता है। लेमिना मेथड से आप इसे फाइंड आउट करते हो बेसिकली। तो इसमें आपने बताना है कि सेंटर ऑफ मास इसका आपके पास कौन सा होगा। और इन्होंने पीस ऑफ यूनिफॉर्म कार्ड इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पिन, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर आपने ना सेंटर ऑफ मास आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, आप ये देखो कि जो इसका अपर पार्ट है वो इतना ज्यादा मतलब थिक नहीं है, मतलब वो बहुत ज्यादा एरिया कवर नहीं कर रहा, उसमें देखो कितना एरिया आपके पास ब्लैंक है, ठीक है। ये कितना एरिया ब्लैंक है, और अगर आप इसको डाउनवर्ड पार्ट से कंसिडर करो, ये वाला एरिया अगर आप कंसिडर करो, तो यहाँ पर आपके पास मेजोरिटी पार्ट जो है वो कार्ड से फिल हो रहा है, ठीक है। इसमें बहुत माइनर सा एरिया आपके पास ब्लैंक है, ठीक है। तो डी तो बिल्कुल कॉर्नर पे, डी तो नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों पॉइंट्स बिल्कुल कॉर्नर पे है, ठीक है। और बी ए के क्लोज है, और वहां पर भी कुछ इतना हैवी मास नहीं है। और हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा था कि आपके पास वो जहाँ पर ज्यादा आपके पास मैक्सिमम मास कॉन्सेंट्रेट कर रहा ऑब्जेक्ट का, तो वो डायग्राम देखकर आपको आइडिया हो रहा है कि वो सी पर ही कर रहा होगा, सी आपका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। कोई कैलकुलेशन या कोई फॉर्मूला इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपल आपने जो है वो डायग्राम की शेप को देख के आइडिया करना है कि कहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा। अच्छा, ये एक आपके पास क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने टर्निंग इफेक्ट और स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट को कंबाइन किया है, ठीक है। अब इसमें आपने करना ये है कि आपने ये बताना है कि हाउ डज द एक्सटेंशन ऑफ ईच स्प्रिंग चेंज। क्वेश्चन आपका ये है। और पाइवट आपका बिल्कुल सेंटर में, उन्होंने बता दिया पाइवट।
और सर सी। ठीक है, सी आपने बताया। अच्छा, उनका सिंपल सा सेटअप ये है कि रॉड का जो दूसरा एंड है उसके साथ दो स्प्रिंग लगा दिए, एक सीलिंग के साथ एक ग्राउंड के साथ। मतलब आपके वहाँ वेट अगर आप चेंज करोगे लेफ्ट पर, तो उसके साथ साथ ये रॉड भी चेंज करेगी अपनी पोजीशन, और स्प्रिंग में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का प्रोसेस होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने ये कहा है, क्वेश्चन इनका ये था, वेट डब्ल्यू इज मूव टूवर्ड्स द पाइवेट, यानी इस डब्ल्यू को आप यहाँ पर ले आए। तो यहाँ पर लाने का मतलब ये होगा कि आपके पास ये रॉड ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी, ये नीचे की तरफ रोटेट होगी। ठीक है, क्योंकि आप जितना पाइवट के क्लोज आओगे। अच्छा देखो, इसमें पता है क्या होता है, अभी हमने डोर की एग्जांपल ली थी, हमने स्पैनर की एग्जांपल ली थी। आप जितना कॉर्नर पर जाते हो ना, तो उतना मैक्सिमम आप रोटेट कर पाते हो। अगर आप इस डोर पे बिल्कुल पाइवट के करीब आकर फोर्स अप्लाई करो यहाँ पर, तो आपको पता है कि आप डोर कितना मुश्किल से आप उसे पुश या पुल कर सकते हो। ठीक है, नॉब से कितना इजी होता है और पाइवट के क्लोज कितना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप जितना पाइवट के क्लोज आओगे यहाँ पर, उतना आपके पास जो रोटेशन होगी ना लेफ्ट हैंड साइड की, वो कम होती जाएगी, और राइट हैंड साइड पे रोटेशन बढ़ जाएगी। राइट हैंड साइड पे रोटेशन बढ़ने का मतलब ये है कि एक्स जो स्प्रिंग था उसकी एक्सटेंशन थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, और जो वाई स्प्रिंग था, वाई आपके पास कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रॉड आपके पास जो है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड चली जाएगी। तो एक्सटेंशन जो है वो स्प्रिंग एक्स की इंक्रीज हो रही है और वाई की डिक्रीज हो रही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी सेम है, ट्राई करना। ऊपर हमने किया वेट ऑफ द बीम, उसमें पाइवट यहाँ पर था, इसमें बल लेफ्ट पर है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन इसमें आपको एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो ये पास पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। आपसे कहा था कि रिपीटेड क्वेश्चंस भी हम करेंगे, तो वो आपको टॉपिक वाइज जो है वो। अच्छा देखो, डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट ये है, आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आप फॉर्मूला देख लो। आपके पास मोमेंट का फॉर्मूला होता है F × D। ठीक है, अब जो हमारा वेट था वो तो रहा सेम। ठीक है, अब लेट सपोज अगर हम एक वैल्यू कंसिडर करते हैं, हमारी वेट था 5 न्यूटन और हमारा मोमेंट आर्म था 10, तो हमारा मोमेंट कितना आ रहा है 50। जब आप पाइवट के क्लोज आओगे, पाइवट के क्लोज आने का मतलब ये कि आपका मोमेंट आर्म डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब है वेट तो वही था 5, लेकिन आपका मोमेंट आर्म डिक्रीज होके हो गया लेट सपोज 6। तो आपका टोटल मोमेंट कितना हुआ 30। पहले 50 था, अब 30 हो गया। और अगर आप यूनिट की बात करो, तो यूनिट की बात अगर हम करते हैं तो वो न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर। तो अब आप ये देखो कि आपका मोमेंट जो था वो डिक्रीज हो गया। मोमेंट डिक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी यहाँ से रोटेशन थी वो डिक्रीज हो गई। यहाँ से रोटेशन डिक्रीज होने का मतलब ये कि क्लॉकवाइज रोटेशन आपकी इंक्रीज हो गई। इस वजह से ऊपर से स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि रॉड नीचे चली गई, और रॉड जब नीचे जा रही है तो वाई आपके पास कंप्रेस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये भी सिंपल है 14। ठीक है, और 15 भी सिंपल है, कर सकते हो। 16 वाला देख लो, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ मास मार्क नहीं किया हुआ। सर सी। सी, समझ आ गया था स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट। 16 का सी आपने कहा, और कोई बताना चाह रहा हूँ आंसर, क्योंकि इसमें आपको पता है बेस इसकी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है, नियरेस्ट टू द बेस लाइन, मतलब ग्राउंड के क्लोज कितना, किसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो ए का जो है वो बिल्कुल सेंटर में होगा, क्योंकि वो एक रेगुलर शेप है। सी इरेगुलर शेप है, तो इरेगुलर का मतलब है इसका लेवल ग्राउंड के करीब होगा, इसका भी सेंटर में होगा। और इसका थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि इसका ज्यादातर मास ऊपर की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। तो सी आपके पास राइट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, ये 17 वाला देखो, इसमें पैटर्न डिफरेंट है क्वेश्चन पूछने का।
इसका पैटर्न अलग है, तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कर लो। अच्छा, बेसिकली उन्होंने पूछा है कि एक्स और वाई को आपने प्लेस किया है एक यूनिफॉर्म मीटर रूल पे, और जिसका सर सी। बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, आपने कहा सी। अब उन्होंने कहा विच कॉम्बिनेशन ऑफ मासेस एंड डिस्टेंस बैलेंस द रूल। अब देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसका कुछ भी वेट कंसीडर करो, इसका भी कोई भी वेट कंसिडर करो, मतलब जो वैल्यूज दी हैं, और मोमेंट आर्म इनका आप कंसिडर करो, और उसका आंसर क्लॉकवाइज रोटेशन, क्योंकि एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज। इस बार उसने आपको कंडीशन दे दी और वैल्यूज का है, खुद सेलेक्ट करके बताओ कि कौन सी वैल्यूज बैलेंस करेंगी। ठीक है। अब आपने देखो मास बताया, लेट सपोज एक आंसर आपने बताया एक्स और वाई 400 और 300, मतलब आपने कहा एक्स को हम ले लें 400। ठीक है, सी आंसर बताया। ठीक है, और y को हम ले लेते हैं 300, और जो p है, p डिस्टेंस आपने कहा हम लेते हैं 12। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस आपने कहा ये लेते हैं हम 16। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि 400 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 16 करके चेक करना है ये दोनों साइड बैलेंस हो रही है या नहीं। ठीक है, अगर आपके पास दोनों साइड बैलेंस होती है तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन लिया है। ठीक है, तो आपके पास बिल्कुल कॉम्बिनेशन बिल्कुल ओके आ रहा है 4800। ठीक है, देखो सवाल का कॉन्सेप्ट समझना हमारे पास जरूरी है, कैलकुलेशन तो आप सब कर लोगे खुद भी। ठीक है, तो कैलकुलेशन का प्रॉब्लम नहीं होता हमारे पास, जो है वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन की थीम कैसे आपने सेट करनी है। अब 18 में भी इन्होंने एक इरेगुलर सा शेप दिया है, और उसमें कहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट का कहाँ होगा, और वेट को हैंग किया है यहाँ पर लेफ्ट पर, सर डी। डी पर होगा। सी, डी। अच्छा, अब दोबारा से इसमें सेम कॉन्सेप्ट है। अब इसमें कहा है कि स्टूडेंट बैलेंस, अब देखो क्वेश्चन, ठीक है, मैं रीजन बता देता हूँ आपको, मैंने आपके आंसर्स और सारे आंसर्स चेक कर लिए जो आपने कहा। इन्होंने कहा है स्टूडेंट बैलेंस है नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने इसको बैलेंस कर लिया है। ठीक है, बैलेंस करने का मतलब ये है कि आपके पास राइट और लेफ्ट साइड दोनों बैलेंस है। इसका मतलब ये कि इस वेट हैंग करने से आपको लग रहा होगा कि ये अनबैलेंस हो गया, लेकिन ये बैलेंस हुआ है वेट को हैंग करने के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने वेट को हैंग करके बैलेंस किया है, तो इसकी हैवी साइड कौन सी होगी, राइट हैंड साइड। मतलब इसकी राइट हैंड साइड पहले हैवी थी, आपने लेफ्ट हैंड साइड पर वेट को हैंग करके उसे बैलेंस किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेंटर ऑफ मास, आप दोबारा से शेप को कंसीडर करो, तो डी वाली साइड पर आपके पास ज्यादातर मास कंसंट्रेट कर रहा होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास डी होगा, क्योंकि शेप से आपको आइडिया हो रहा है। सी को तो हमने बिल्कुल पाइवेट पे रख दिया, ठीक है, और सी से ज्यादा डी की तरफ मास है। और अगर सी पे इसका सेंटर ऑफ मास होता है ना, देखो एक और लॉजिकल रीजन, अगर सी पे इसका सेंटर ऑफ मास होता ना, तो आपको ये वेट हैंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसे पाइवेट पे रखते ये बैलेंस हो जाता, जिस तरह मीटर रूल। सर लेकिन वेट रखने के बाद हम्म, इक्वल जो हो गया फिर। वेट रखने के बाद हुआ ना, इसका मतलब देखो आपके पास जब हम मीटर रूल की बात करते हैं, तो मीटर रूल में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर का मतलब ये कि अगर वो आपका रूलर बिल्कुल यूनिफॉर्म है, इक्वली डिवाइडेड है, तो अगर आप उसको 50 सेंटीमीटर मार्क पे वेज पे रखते हो, ठीक है, यानी इस पॉइंट पे रखते हो, तो वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ प्रॉब्लम ये था कि क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा कि जब वेट को हैंग किया, तो वेट को हैंग करने के बाद वो बैलेंस हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये कि सी पर तो हमने इसको पहले ही रखा हुआ है, तो अगर ये सी पर बैलेंस हो जाता, इसका सेंटर ऑफ मास सी पर होता, तो आपके पास ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुका होता। लेकिन वो बैलेंस नहीं हुआ, आपने वेट को हैंग किया, तब जाकर वो बैलेंस हुआ। इसका मतलब ये कि अगर हम वेट को हटा दें, तो ये ऑब्जेक्ट आपके पास राइट हैंड साइड पर रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास डी की तरफ है। अगर सी पर होता तो बिना वेट के इसको बैलेंस हो जाना चाहिए था, जिस तरह आपके पास मीटर रूल बैलेंस होता है। ठीक है,
क्लियर हो गया? वेट जस्ट फॉर कंफ्यूजिंग इज मेंशन। हाँ, असल में ये है कि वेट आपके पास यहाँ पे एक हिंट था एक तरह से बेसिकली। और अगर आप बहुत जर्नल सोचो, देखो आपको दोनों तरह से कॉन्सेप्ट बता दिए कि आप शेप वाइज भी देखो, और अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज सी को भी कंसिडर करो, तो अगर सी पर बैलेंस होना होता तो पाइवट पे तो वो पहले ही रखा था, तो वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाना चाहिए था उसे, लेकिन वो नहीं हुआ। अच्छा, एक 19 भी देख लो, फिर हम बस इसके कुछ 3-4 क्वेश्चंस और देख के नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे, डिफॉर्मेशन को। इसमें आपने बताना है व्हाट इज सर डन डी। कीप द रॉड बैलेंस, इसमें भी बैलेंस करना बताना है, तो आपने कहा डी। अच्छा, इसमें कंडीशन ये है कि y इज इन फिक्स पोजीशन ऑन अ रॉड, x इज मूव्ड एंड द पोजीशन ऑफ अ पाइवट इज एडजस्टेड अंटिल द रॉड बैलेंस ऑन पाइवट। ठीक है, मतलब x को आप मूव कर सकते हो, x को आपने तब तक मूव किया जब तक आपकी रॉड जो है वो बैलेंस नहीं हो गई। ठीक है, दो आंसर्स आ गए डी। उसमें एक एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड इन अ रीजन वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज लोअर। अच्छा देखो, अब इन्होंने क्या कंडीशन दी, इन्होंने कंडीशन बिल्कुल चेंज कर दी। ग्रेविटेशनल फील्ड लो हो गई, मतलब आपकी ग्रेविटी अगर 10 थी पहले, तो वो कम हाफ हो गई, लेट सपोज हम उसको हाफ कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर आपका जो पहले वेट था, ठीक है, वो अब न्यू ग्रेविटी में आपका वेट आपका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी लो हो गई, W इक्वल्स टू mg हम लगाएंगे, तो अगर हमारी ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमारा वेट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने बताना है व्हाट इज डन टू कीप द रॉड बैलेंस। ठीक है, अब आप ये देखो कि इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए कहा कि ग्रेविटी को लो कर लो, और आपको ये चीज पता है कि अगर ग्रेविटी लो होगी तो वो एक्स के लिए भी होगी, वो वाई के लिए भी होगी, वो पाइवट के लिए भी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आपके पास कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो बैलेंस था वो बैलेंस रहेगा उसी पोजीशन पर, क्योंकि ग्रेविटी सबके लिए डिक्रीज हो रही है, किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है आपके पास डी। ये भी आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको PDF सेंड करूंगा, अपने पास सॉल्व कर लेना ये। ठीक है, अच्छा एक ये वाला भी सॉल्व करो, ये भी क्वेश्चन इसमें अच्छा है, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन भी बतानी है आपने और क्वांटिटी भी बतानी है। सर ए। ठीक है, एक आंसर आ गया ए। अच्छा देखो, क्वेश्चन को आपको देखकर ही आइडिया हो रहा है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को बीम पर रखा है और दूसरी साइड पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक आंसर आया डी। अब पाइवट इसका यहाँ पर है और ये साइड बिल्कुल ब्लैंक है, इसका मतलब है ये रॉड डिसबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो उन्होंने पहले कहा था कि पहले रॉड बैलेंस थी, लेकिन ऑब्जेक्ट रखने के बाद डिसबैलेंस हुई, अब उसे दोबारा बैलेंस करना है। ठीक है, अब रीबैलेंस करना है, उन्होंने लिखा है खुद से, ठीक है, ये बैलेंस नहीं है। अब रीबैलेंस करने का मतलब ये कि आपको ये चेक करना है कि इसकी रोटेशन कैसी है, इसकी रोटेशन आपके पास जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और इसका मोमेंट कितना बनेगा, 60 × 30 होगा। ठीक है, तो 1800 बनेगा। ठीक है, डी और बी, तीन आंसर्स हो गए हमारे पास। अच्छा, आपने ये चेक करना है कि सबसे पहले 1800 आंसर किस क्वांटिटी में बन रहा है, उन ऑप्शंस को पहले टिक कर लो। ठीक है, अब आप देखो 60, 80 और डी, A B D, ये जो तीन ऑप्शंस आपने मार्क किए हुए हैं, इनमें आपके पास 1800 तो बन रहा है। अब आपको डायरेक्शन देखनी है। अच्छा देखो, आपके पास अभी रोटेशन हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें रोटेशन चाहिए क्लॉकवाइज, 1800 रोटेशन क्लॉकवाइज चाहिए, वरना कोई और पॉसिबिलिटी भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तीनों आंसर चेक करते हैं। पहला आंसर
इसमें ये कि 13 न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द मिड पॉइंट। ठीक है, अगर इसको डायग्राम में ड्रॉ किया जाए ऑप्शन ए को, तो ऑप्शन ए आपको ये शो कर रहा है बेसिकली कि आप 60 सेंटीमीटर पर जाकर यहाँ पर, ये 30 पे रखा था, इससे डबल पर आप एक और ऑब्जेक्ट रखो। ठीक है, और एक्टिंग अपवर्ड का मतलब ये है कि हम उस फोर्स को यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास ऑप्शन ए की एग्जाम्पल है। ठीक है, 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, और आपका जो पाइवेट होगा वो पाइवेट आपको मिल रहा है 60 का। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट ऑप्शन को हम कंसिडर करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपकी रोटेशन जा रही है क्लॉकवाइज। आपको क्लॉकवाइज रोटेशन चाहिए थी और 1800 आंसर चाहिए था, तो क्लॉकवाइज रोटेशन भी मिल गई, 1800 आंसर भी मिल गया। ठीक है, इसका मतलब है पहला ही ऑप्शन आपके पास राइट है। बाकी बी और डी को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो रॉन्ग क्यों है। बी में उन्होंने लिखा 30 न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड 60 सेंटीमीटर टू द राइट। इसका मतलब ये है कि आप उसे यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, ये ऑप्शन बी है। इसका मतलब ये कि आप दोबारा एंटी क्लॉकवाइज चले गए, तो दो एंटी क्लॉकवाइज का आप क्या करोगे, वो तो रॉड को डिसबैलेंस कर देगी। तो बी इसलिए पॉसिबल नहीं है। और जिसने कहा था डी, डी में भी 1800 बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये 90 सेंटीमीटर एक्टिंग डाउनवर्ड, 20 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि आप दोबारा से जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चले जाओगे। मतलब जो डायग्राम आपको दिए सेम डायग्राम बनेगी, बस 20 सेंटीमीटर पे 90 न्यूटन की फोर्स बनानी है, तो इसलिए डी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सर ए में क्लॉकवाइज कैसे हो रहा ए में क्लॉकवाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो उन्होंने लिखा है 30 न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड, तो इसलिए मैंने एरो को अपर डायरेक्शन में बनाया, मतलब आप रॉड को नीचे से फोर्स अप्लाई करके बैलेंस कर लोगे। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आप ऐसे फाइंड करते हो कि आप फोर्स ड्रॉ करो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बी को ड्रॉ किया था। ठीक है, आपके पास जो ऑप्शन बी था, ऑप्शन बी को मैंने इस तरह से ड्रॉ किया कि उन्होंने कहा था 30 न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब ये है, और राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पर जाके 60 सेंटीमीटर पे आप एक फोर्स बनाओ। ये आ गई आपकी फोर्स, ये हम ऑप्शन बी को डिस्कस कर रहे थे। तो फोर्स ऊपर की तरफ है, इसका मतलब अगर आप रॉड को ऊपर की तरफ पुश करते हो तो रॉड इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी, क्योंकि इसमें सेंटर में फिक्स है ना। फिक्स होने का मतलब है रॉड डिस्प्लेस नहीं करेगी, रॉड रोटेट करेगी। तो ये रोटेशन आपके पास बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारा ऑप्शन ए, जो हमारा राइट ऑप्शन था, उसमें फोर्स अप्लाई हो रही थी अपर डायरेक्शन में। उन्होंने कहा था 30 न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब है ये वाली फोर्स, तो अपवर्ड का मतलब ये कि अगर आप यहाँ से रोटेशन काउंट करो तो ये क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, और 1800 का सम भी कंप्लीट हो रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके क्वेश्चंस को, ताकि हम दूसरा टॉपिक भी आज डिस्कस कर लें। अच्छा, ये लेमिना वाला है, इसको भी चेक कर लेंगे। वैसे अब ये इंक्लूड नहीं होते इतने ज्यादा क्वेश्चन, बहुत पुराने पेपर्स में आपको ये मिलेंगे। ये सारे 22 23 सब ये बैलेंस वाले। ठीक है, ये 24 गलती से एनर्जी वाला इंक्लूड हो गया, इसको बाद में देख लेंगे। 25, अच्छा ये आपको मैं सेंड करूंगा ना फाइल, आप अपने पास इसको ट्राई कर लेना। जो नहीं क्वेश्चन समझ आ रहा उसी डे में या अगले दिन पूछ लेना, ताकि टॉपिक के साथ आप उसे कंप्लीट कर लो। ये वाला एक क्वेश्चन देख लो, इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। 27। सर डी। डी, ठीक है।
एक आंसर आया ए, ठीक है। अच्छा अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने आपसे पूछा क्या है। क्वेश्चन उन्होंने आपसे कहा, जब तक आप आंसर्स दोबारा चेक कर लेना, अगर आपने चेंज करना हो आंसर तो आप बता देना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इसमें ये कि टू ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ऑन बीम विच बैलेंस ऑन अ पाइवट एट इट्स सेंटर, द वेट ऑफ द बीम इज नेग्लेजिबल। अच्छा बीम का वेट उन्होंने नेग्लेजिबल कर दिया, ठीक है। वेट, बीम को हम कंसिडर नहीं कर रहे वेट में। विच डायग्राम शोज द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बीम, द लेंथ ऑफ ईच रॉ रिप्रेजेंट द साइज ऑफ अ फोर्स। ठीक है, ये चीज कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि एरो आपको एक्चुअली साइज बताता है। अच्छा देखो दोबारा से स्टेटमेंट देखो, आपको आंसर उसी में मिल जाएगा। टू ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ऑन अ बीम विच बैलेंस ऑन अ पाइवट एट इट्स सेंटर। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि बीम का जो वेट है उसको हमने नेग्लेजिबल लिया है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि कौन सी डायग्राम आपके पास करेक्टली उसको शो कर रही है। तो सिंपल सा आपके पास आंसर होना चाहिए, जब बीम आपके पास बैलेंस है पाइवट पे, तो आपके पास ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है। अच्छा बी और डी में पता है क्या डिफरेंस है? अब बी और डी में डिफरेंस ये है कि जब आप दोनों ब्लॉक रख रहे हो बीम पर, तो डाउनवर्ड फोर्स आपकी ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो जो पाइवट आपके पास रिएक्टेंट फोर्स अप्लाई करेगा, रिजल्टेंट फोर्स सॉरी रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो ग्रेटर होगी। मतलब आप इसे और इसे ऐड करो तो ये कंबाइन होके आपके पास ग्रेटर फोर्स बनाएगा। ये हो गई एक्शन फोर्स। और जब पाइवट आपको रिएक्शन फोर्स देगा तो वो भी उतनी ग्रेटर देगा। ठीक है, तो इसलिए सेंटर में आपके पास एरो ग्रेटर होना चाहिए, और साइड में आपके पास स्मॉल होंगे क्योंकि वो आपके पास बैलेंस हो रहे हैं। तो बी और डी आपके पास राइट ऑप्शन नहीं होगा, आपके पास ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, लॉजिक आपको बता दिया यहाँ पर। कोई कंफ्यूजन? सर हमने ये जो ऊपर वाली फोर्स है हमारे पिवट की, और उनको भी बैलेंस करना है, यानी हम लोग तो सिर्फ वो दो फोर्स हैं उनको बैलेंस नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा देखो क्वेश्चन ये था कि वो आपके पास बीम बैलेंस है, ठीक है। बीम बैलेंस का मतलब है ये फोर्स और ये फोर्स आपके पास बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस होने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों आपके पास जो है वो एक दूसरे की रोटेशन को सपोर्ट ऑपोजिट जो है वो करके बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस करने का मतलब ये हुआ कि आपके पास ना तो रॉड राइट हैंड साइड जा रही है ना लेफ्ट हैंड साइड जा रही है। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइड पर आपके पास फोर्सेस होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, ये आपके पास एक फोर्स हो गई और ये आपके पास दूसरी फोर्स हो गई। तो ये F1 और F2 हो गई बैलेंस। अच्छा अब ये सारी फोर्सेस बेसिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ये भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। और इसका कंप्लीट जो फोर्स का वेट है वो आपके पास आ रहा है पाइवट पे, क्योंकि ये पाइवट पे रखी हुई ग्राउंड पर नहीं है। तो जब न्यूटन थर्ड लॉ हम अप्लाई करेंगे तो आपको एक्शन के उसमें रिएक्शन फोर्स भी मिलेगी। और रिएक्शन फोर्स आपके पास डायरेक्शन में तो ऑपोजिट होगी, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा है लेंथ ऑफ ईच एरो रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ अ फोर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जब रिएक्शन फोर्स आप फाइंड आउट कर रहे होगे तो वो इन दोनों फोर्सेस का ऑपोजिट होगी। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है लेट सपोज लेंथ में, और ये भी अगर 1 सेंटीमीटर है, तो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास 2 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि एक्शन फोर्स की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो रिएक्शन फोर्स की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस वजह से बी की लेंथ को हमने इंक्रीज करके यहाँ पे मार्क किया है। ठीक है, ये रीजन है। ठीक है। अच्छा इसमें सारे पीडीएफ्स आप डेली अगर सॉल्व करते रहोगे ना टॉपिक के साथ, आपके पास इसमें क्वेश्चंस जो है वो सारी वेरिएशंस के हैं। उसके बाद फिर जिस तरह से आपको बताया था कि आप अपने ईयरली भी साथ साथ करते रहो उसमें से सेम टॉपिक ढूंढ के, तो काफी अच्छा आपके पास लास्ट में प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा बस इस सेशन ये अभी जो मीटिंग एंड होगी ये 5-7 मिनट में, इसमें बस हम स्टर्लिंग इफेक्ट को करेंगे, फिर नेक्स्ट जो मीटिंग आप सेशन ज्वाइन करोगे अभी उसमें फिर हम डिफॉर्मेशन भी कर लेंगे साथ ही। ठीक है, क्योंकि अब टर्निंग इफेक्ट में इतना सारे क्वेश्चंस आपके पास वैरायटी में नहीं है, सेम है। इसमें आपने बताने के सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। एक आंसर आया बी। बी, सी,
बी। ठीक है। अच्छा, अब सबने आपने कहा कि बी आपके पास होगा। ठीक है। और उसमें क्वेश्चन में लिखा है द डायग्राम शोज अ बस दैट इज जस्ट अबाउट टू टॉपल ओवर। ठीक है, जस्ट अबाउट टू टॉपल ओवर, अभी वहां पर वो टॉपल हुई नहीं है। ठीक है, तो वो अबाउट टू टॉपल की कंडीशन में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास बी पे सेंटर ऑफ मास होता उसका, देखो जब हम डबल डेकर बस बना रहे हैं ना, ये डबल डेकर बस की एग्जांपल है, तो डबल डेकर बस में आप सेंटर ऑफ मास कहाँ रखोगे? ग्राउंड के क्लोज रखोगे या सेंटर में रखोगे बिल्कुल? ठीक है, ग्राउंड के क्लोज रखोगे। अब डी पर भी नहीं रख सकते, क्योंकि डी पे रखने का मसला ये है कि आपके पास ग्राउंड के बहुत ही ज्यादा वो क्लोज है। तो आपका जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो वीक हो जाएगा बस का, और ग्राउंड वाला पार्ट बहुत हैवी और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा आपको। तो टर्न करना बस को और ये सारी प्रॉब्लम होगी। तो इसमें जो सेंटर ऑफ मास होता है नॉर्मली, वो आपके पास सी पर रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर बिल्कुल सेंटर में रखोगे ना, तो अभी देखो उन्होंने कितना एंगल चेंज कर दिया। ठीक है, इतना एंगल चेंज करने के बाद भी वो अभी जस्ट अबाउट टू टॉपल की कंडीशन में है। अभी वो आपके पास वहां पे टर्न ओवर नहीं हुई, वो अभी उस कंडीशन में आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि वो काफी स्टेबल बनाई गई है। इसका मतलब ये होगा कि आपका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो सी पर होगा। अगर बी पर होता तो वो अब तक टॉपल हो चुकी होती, वो इसके साथ स्ट्राइक कर चुकी होती। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सी पर होगा। और जेन्युइन सी बात है, लॉजिकल, कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि हम इसको मैक्सिमम ग्राउंड के क्लोज रखने की कोशिश करते हैं। अब डी पर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इतनी ज्यादा हाइट है आपके पास। तो जाहिर सी बात है, पूरी मेटल बॉडी होती है आपके पास, यूनिफॉर्म मेटल से बनती है। तो डी पर तो सेंटर ऑफ मास पॉसिबल नहीं है। फिर ऊपर पैसेंजर्स सर भी। लेकिन शेप रेगुलर है ना। हाँ, शेप रेगुलर है, लेकिन आपके पास होता ही है कि फिर इंजन वगैरह और ये सब चीजें होती है। फिर पैसेंजर्स के साथ भी टेस्टिंग, वेट के साथ टेस्टिंग की जाती है कि अगर जितनी सीट्स हैं उतने पैसेंजर फुल हो तो आपके पास वो कब टॉपल होगी। तो उसको देखते हुए भी आपके पास इसको बैलेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ग्राउंड के पास नहीं होता, क्योंकि ग्राउंड के क्लोज भी अगर हमने रखा ना, तो इतनी ऊपर आपके पास जब हाइट है ना, जब आप यू टर्न लोगे तो ये फॉरन डिसबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि आपका इतना सारा मास तो सेंटर में और ऊपर आपके पास जो है वो डिसबैलेंस होने के फिर बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये वाला भले छोड़ देना, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और ये इतना ज़्यादा डिटेल्ड अब आते नहीं है। ये 30 वाला रिपीट हुआ, इसका मतलब ये पास पेपर में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, बैलेंस फोर्स बतानी है यहाँ पर। इसमें भी कैलकुलेट कर लेना दोनों तरफ टॉर्क या मोमेंट हम कहते हैं जो। ये भी बहुत बेसिक है, हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह से। अच्छा, ये 33 आप देख लो। ये थियोरेटिकल आया क्वेश्चन हमारे पास, सारे तो हमारे पास कैलकुलेशन बेस्ड थे। ए। ठीक है, इजी है आपके पास। इफ अ नट एंड बोल्ट आर डिफिकल्ट टू अनडू, इट इज मेक इजियर टू टर्न द नट बाय यूजिंग अ लॉन्ग स्पैनर। अभी आप, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर टायर पंचर की एग्जांपल लो आप डिफरेंट व्हीकल में, तो उसमें जितना हैवी व्हीकल होता है उसके लिए उतना लॉन्ग स्पैनर यूज किया जाता है, क्योंकि आपके पास, हमने ये डिस्कस किया था कि आपके पास जो मोमेंट होता है वो एफ इंटू डी के इक्वल होता है। आप अगर एफ को लेट सपोज 5 रखते हो, डी को 10 रखते हो, तब भी आपके पास आंसर 50 होगा। ठीक है, और अगर आप इसको रिवर्स कर दो, मतलब आप फोर्स अपनी बढ़ा दो, मोमेंट आर्म कब कर दो, तब भी आपके पास आंसर 50 होगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आपका मोमेंट सेम हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि आपने फोर्स कितनी अप्लाई करनी है। और नॉर्मली हम मशीन्स तब यूज करते हैं, हमारा उसका मेन पर्पस ये होता है कि हमारा एफर्ट कम हो जाए। तो जाहिर सी बात है, हम फोर्स कम अप्लाई करेंगे और हमें आउटपुट ज्यादा चाहिए होगा, तो हम लॉन्ग स्पैनर यूज करेंगे। अच्छा, ये 34 अभी स्किप कर देना, ये न्यूक्लियर का क्वेश्चन ऐड हो गया बाय मिस्टेक। ये हम व्हील बैरो वाला कर चुके हैं पहले भी, ऐसा ही क्वेश्चन। इसमें लीस्ट स्टेबल कौन होगा 36 में? सर बी। बी। ठीक है, इसमें टोटल 41 क्वेश्चन है हमारे पास, तो बस हमारे पास ये
2 मिनट का टाइम है, इसमें हम देख लेते हैं इसमें क्या पूछा है। हाँ, इसमें भी देख लो। सेफेस्ट पोजीशन फॉर इट्स सेंटर ऑफ मास 37। डी। डी। ठीक है, देखने से ही आइडिया हो रहा है जो पॉइंट्स दिए हैं उसमें कि आपके पास डी पर ही सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, सेफेस्ट है वो। 38 वाला ट्राई करोगे? 38 में उन्होंने क्या पूछा है, देयर इज अ टेंशन फोर्स इन द चेन, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पाइवेट। ये आपका पाइवेट दिया हुआ है पी इन्होंने, और चेन आपके पास ये वाली जा रही है ऊपर की तरफ। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये चेन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपके पास फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो इस पॉइंट से अप्लाई हो रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, जो कि ड्रॉ किया हुआ है डायग्राम में। और उसके लिए ठीक है, एक आंसर आपने बता दिया ए। तो फोर्स आपके पास ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है, और ये इसका डी जो है वो मोमेंट आर्म दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल। और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इन्होंने एंगल भी बनाकर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो होगा वो आपके पास ए होगा, सिंपल। एफ इंटू डी का कॉन्सेप्ट लगाना है। फोर्स ये रही, और इस फोर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर आपके पास ये डिस्टेंस दिया हुआ है डी, यानी ये मोमेंट आर्म है। तो इसलिए इसका आंसर आपके पास आएगा डी, सॉरी ए, एफ इंटू डी। ठीक है, ये व्हील बैरो वाला आप देखो काफी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इजी है, क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं है।